हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के एग्जाम की तैयारी भी बहुत तगड़ी चल रही होगी। बहुत से साथी हैं जो मतलब मुझे पूरे तन और मन के साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं। जो मेरी टारगेट सीरीज है उसको भी बहुत तगड़ी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हमारे तीसरे वीक का टारगेट भी आ चुका है और हमारे जैसे कि हिस्ट्री हमने शुरू कर दी है, तो हिस्ट्री में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक काल हो गया। आज बारी है महाजनपद की। 16 महाजनपद है, उनकी राजधानियां देखेंगे और इसके अलावा जो मगध साम्राज्य है उस उसको भी एक बार पूरा देखेंगे। पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। मैं अपना रिवीजन करूंगा, आप लोग मेरी नकल कर लेना बस। तो दोस्तों, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बाकी एक और बात बता दूं, दिल्ली पुलिस की चारों वैकेंसियों के लिए, चाहे ड्राइवर, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपी या फिर कांस्टेबल, कोई सी भी वैकेंसी हो, सभी के लिए जीके सेम है, सभी के लिए काम आने वाली है। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं लंबा चौड़ा करूं उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। बुद्ध के जन्म से पूर्व हमारा जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। पहली बात खत्म। अगली बात है, बौद्ध ग्रंथ में, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है। और इसके अलावा जैन धर्म का एक भगवती सूत्र है, उसमें मिलता है महाजनपदों का उल्लेख। यानी महाजनपदों का उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। ये तीन बातें याद रखनी है। और इसके अलावा ये 16 जो राजधानियां हैं, अब इनको आपको रटना है। पहली देखो, अंग है। अंग की हो गई चंपा, मगध की गिरिव्रज और राजगृह। मगध को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें बिंबिसार, शिशुनाग, अजात शत्रु, कालाशोक, ये काफी अच्छे शासक हैं। इनके एग्जाम में बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। हम इनकी बढ़िया थ्योरी देखेंगे अभी, आपकी किताब से उठाएंगे। मतलब मैं अपना रिवीजन करूंगा, आप लोग मेरी नकल कर लेना। अब काशी की हो गई वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, साकेत, वज्र की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, पावा, चेदी की सुक्तिमती। अगला देख लेते हैं, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, शूरसेन, मथुरा, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुरा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर महाजनपद है तो मैं मानता हूं अश्मक, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट थी उसके अगले दिन एक शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पड़ा था। मैंने बहुत रटा था, लेकिन कमबख्त मेरी वाली में नहीं आया। अगले मतलब दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, उस वजह से ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। अश्मक की पोतन और पोटल, ये आपको याद रखनी है। अगला है अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैनी, महिष्मती, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जयपुर के आसपास वालों, पढ़ लो। अब और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक क्यू अरे यार, एक क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी ले रहा हूं। इस एक स्क्रीनशॉट से 100 क्वेश्चन आपके, मतलब एक क्वेश्चन 100% आएगा। कैसे ही पूछ सकता है वो। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय कौन सा शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन था, और काल उसका शासनकाल कौन सा था। चौथी का पूछ सकते हैं, कहाँ पे हुई थी, शासनकाल किसका था। तो दोस्तों, इसको एक बार है ना आप लोग रटो। पहला है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, तो समय आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये याद रख सकते हो, प्रथम बौद्ध संगति आपकी हुई थी राजगृह में। अब राजगृह क्या है, मगध की राजधानी, ठीक है। अध्यक्ष महाकश्यप, किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगति, इसको है ना आप जितनी बार रटोगे तभी ये याद होगा। मतलब मैक्सिमम बार आपको रटना है, तभी आपको ये याद होगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा आपको ये। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और साबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था, कालाशोक का। मतलब सीरीज से याद कर लो, पहली राजगृह वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, मतलब लास्ट वाले में कुंडलवन भी याद रखना। और चार ही बौद्ध संगति, चार तो याद रख सकते हो। पहली वाली याद रखो राजगृह में हुई थी, लास्ट वाली कुंडलवन में, फिर याद रखो बीच में हुई थी वैशाली और पाटलिपुत्र में।
मैंने ऐसे याद किया था। पहले पहली वाली चौथी वाली याद कर ली, राजगृह, कुंडलवन और शासक भी ऐसे याद किए। पहले अजातशत्रु था, उसके बाद काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ऐसे मैंने याद किया था। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के काल में। मोगलीपुत्र तिश ये इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में, कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के काल में हुई थी पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडल वन में। अजात शत्रु के काल में पहली हुई, काल अशोक के काल में दूसरी हुई, अशोक के काल में तीसरी हुई, कनिष्क के काल में चौथी हुई। बस यही आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम एक बार पढ़ेंगे मगध राज्य के बारे में। देखो, अरे यार, हम्म, हाँ अब ठीक है। मगध राज्य का उदय कब हुआ था, कौन कौन से शासक थे, वो हम एक बार देखेंगे। ये हमारी बुक के क्वेश्चन है। हमारी बुक में से सीधा फोटो लेके मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने में जोर आता है। और जिनको शॉर्ट में चाहिए ना, वो भी निकल जाओ, क्योंकि हम पहले ये पूरा एक बार थ्योरी पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आपको साथ में नकल करनी है। और जिनको ये चाहिए ना कि मुझे फटाफट क्वेश्चन मिल जाए, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ को दुकान नहीं खोल रखी है। मैं अपनी अपनी तरफ से अपनी पूरी लगन से पढ़ाऊंगा। जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम अपनी राज की राम कथा। सबसे पहले देखो, मगध राज्य के 3 वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। पहला हर्यक वंश हो गया, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद वंश। इसमें हम शुरुआत करेंगे हर्यक वंश से। मतलब इसको एक बार ऐसे लाइन टू लाइन बस बोलते जाना है, तभी ये चीजें याद होगी। सबसे पहला था हर्यक वंश। मगध की प्रथम राजधानी, प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे, और जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इस प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। अगला है बिंबिसार का काल। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यार, याद करो इसे। वह 544 ईसा पूर्व में मगध राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रेणिक और कुणिक भी आपको आगे देखने को मिलेगा। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 पत्नियां थी, ये हमें पढ़ना नहीं है। बिंबिसार ने अंग राजा, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, अंग। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। तो अंग का आखिरी शासक कौन था, बृहदत्त। ब्रह्मदत्त को हराया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का यानी गौतम बुद्ध का समकालीन अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह, राजधानी नगर का निर्माण किया था। इस नगर का योजनाकार महागोविंद था। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी। बिंबिसार ने राजगृह नगर की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पुटअप होता है, ये जो लाइन है। बिंबिसार ने अपने राजवीर जीवक को अवंती नरेश प्रगोत प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जो कि पीलिया रोग से पीड़ित था। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि बिंबिसार ने अपने राजवीर जीवक को कहाँ भेजा था, किसके इलाज के लिए भेजा था। तो अवंती नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उसी की औलाद अजातशत्रु के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। अब देखो, बिंबिसार की औलाद आ गई अजातशत्रु। अजातशत्रु उसने अपने ही बाप की हत्या की थी। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा 492 ईसा में। ये आपको याद नहीं रखना। पितृहंता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। देखो, उसका क्या नाम था, श्रेणिक, और इसका क्या नाम है, कुणिक। कुपुत्र और सुपुत्र, आपने 2 शब्द सुने होंगे। श्रेणिक मतलब जो अच्छा कर्म, जिसने अच्छा कुछ किया हो, कुणिक जिसने कुछ बुरा किया हो। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रश्नजित की पुत्री वजिरा के साथ हुआ था। शादी का मैटर आपको याद नहीं रखना है। और अगला, अगर इसमें में थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट है तो ये है, अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथमुशल नामक 2 शस्त्रों का उपयोग किया था। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किन 2 शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, तो महाशिलाकंटक और रथमुशल। अजातशत्रु की हत्या उसी की औलाद ने की थी। बाप को मारा तो बेटा भी बाप को ही मारेगा।
और इसी के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजातशत्रु के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये अगला मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ खुद पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बस नकल करनी है, करो तो कर लो, नहीं तो सो जाओ वापस, सुबह का टाइम है, बढ़िया नींद आ रहेगी। देखो पहले था बिंबिसार, उसके बाद आया अजातशत्रु, फिर आया उसकी औलाद यानी उदयन, उसने भी अपने बाप को मारा था। उदयन या उदयभद्र जैन धर्म का अनुयायी था, उसने जैन धर्म धारण कर लिया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगरी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजगृह की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, इसके दादा ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है और जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त बताया गया है। अब देखो, इसने अपने बाप को मारा है, बौद्ध ग्रंथ में जिसने भी लिखा उनको तो पता है इसने तो अपने बाप को मारा है, और जैन धर्म वालों ने क्या है, मतलब उनको पता है कि उदयन ने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, तो उसको तो अच्छा बताना पड़ेगा ना, तो जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त बता दिया। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। बस ये आपको लाइन याद रखनी है, और जिसको और ज्यादा डीपली पढ़ना है, यूपीएससी वाली बुक खोल लो, यहाँ पे इसका कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अंतिम शासक आपको याद रखना है नागदशक। पहला शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद आया एक छोटा सा वंश था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। उसकी हत्या किसने की थी? उसके अमात्य शिशुनाग ने। शिशुनाग ने कर दी थी नागवंश की हत्या और शिशुनाग वंश बना दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और इसके बाद में जो डंकी लाइन है वो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। और उसके बाद है शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। ये राजधानी आपको याद नहीं रखनी है, ये याद रखना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना है वो शिशुनाग ने की थी। किसकी हत्या की थी? नागदशक की। और शिशुनाग के बाद आया कौन? कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और पुराणों में इसे काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक काकवर्ण, काकवर्ण कालाशोक, कालाशोक काकवर्ण। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। पहला कहाँ? राजगृह में। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अगला छोटा सा वंश है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। और इसके बाद में इसने कलिंग को जीता और विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया। नो, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। ये दो ही आपके इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये, दूसरा ये धनानंद। और इसके बाद में नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। और सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक था? धनानंद। अब देखो धनानंद की एस्तेसी करने कौन आएगा? नंद वंश का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। इन दोनों की रणनीति ने नंद वंश का विनाश किया था और अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराया था। नंद वंश के पहले के कुछ एक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी इसकी स्थापना की थी महापदम नंद ने और धनानंद ने इसका अंत कर दिया। अब जैसे प्राचीन काल में जो पारसी और यूनानी आक्रमण हुए थे उसमें से दो चार लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपना साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके काल में आए थे वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे देखेंगे अभी। साइरस प्रथम वह विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके काल में आया था वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे देख। अब देखो एक जो सिकंदर लोदी है उसका तो आपने नाम सुना ही होगा। सिकंदर लोदी और पौरव राजा, इनके बीच में झेलम नदी के तट पे एक युद्ध हुआ था जिसे वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर लोदी और पौरव राजा पोरोस, जिसे ये पुरु लिखा गया शॉर्ट में, इन दोनों के मध्य झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ था। बहुत भीषण युद्ध हुआ था, वितस्ता का युद्ध और
हाइडेस्पीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के जेवर में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आगे अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखते जाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं इन्हीं चीज़ों का। बस यही मेरे पढ़ने का तरीका, एक बार थ्योरी को देख लिया ऊपर ऊपर से, फिर मैं शुरू करता हूँ इनके प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अब मैं प्रैक्टिस सेट की मतलब पूरे प्रैक्टिस सेट करूंगा ना, तो मुझे जो मैंने थ्योरी पढ़ी है उसमें से कितने क्वेश्चन निकलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं कैसे पढ़ता हूँ वो भी आप लोग साथ में देखो। सबसे पहला तो मतलब महाजनपद दिए गए हैं, राजधानी दिए गए हैं। मैंने शुरू में खूब बका था राजधानी या महाजनपद, उनकी राजधानी मतलब महाजनपद और उनकी राजधानी वो बकी थी मैंने। तो सबसे पहली राजधानी हो गई गांधार। इसकी किसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? कुणिक कुपुत्र और सुपुत्र अजात शत्रु नाम की कुपुत्र औलाद पैदा हुई थी, जिसने अपने बाप की हत्या की थी। ये तो था सैनिक और ये था कुणिक। उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इस और उदयन ने अपने बाप को मारा था। जैन धर्म वालों ने क्या बोला था? इसने हमारी पार्टी ज्वाइन की है, तो ये तो हो गया पितृभक्त। लेकिन बौद्ध धर्म वालों को सब पता था, उनको उसकी सारी करतूतें पता थी, उनको पता था इसने अपने ही बाप को मारा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था? काकवर्ण मतलब काला शोक, काक मतलब कौवा, काला मतलब कौवा कौन था, कैसा है, काला। ऐसे चीजें याद करो यार, एक दूसरे से रिलेट करो उनको। और पहला किसके शासन काल में हुई थी, ये आपको नीचे कमेंट करना है। पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी और राजगृह में हुई थी, वो इतना बता दूं। अब किसके शासनकाल में हुई थी वो आपको नीचे कमेंट करना है। अब बारी है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में? ये हुई थी बेबीलोन में। बेबी लेने गया था, लेकिन वहां बेबी ने अपने पापा को बोल दिया कि वो मुझे मुझे परेशान करने आ गया, तो उसने उसी को उसके बाप ने वहीं पे उसकी मतलब उसकी हत्या कर दी। मतलब ऐसे ऐसे चीजों को रिलेट करता हूँ मैंने भी ऐसे ही याद किया था, तभी ये सारी चीजें मुझे याद हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? कौन सी नदी थी? बताओ बताओ। झेलम नदी। और कौन सा युद्ध था? वितस्ता का युद्ध या हाइडेन स्पीच का युद्ध? अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मध्यभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? बताओ। तो उसमें है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ये बर्तन की आवाज भी आप लोगों ने सुन ली होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामक, ज्येष्ठ, भोजक, ग्रामक, ग्रामपति। तो इसमें आठवां में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ज्येष्ठक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गए भी होंगे ना, महाकाल की नगरी उज्जैन। बहुत से साथी उज्जैन से बिलोंग भी करते हैं। उसकी राजधानी क्या थी? अवंतिका, तक्षशिला, कायकुब्ज या फिर धन्यकटक? ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये थी अवंतिका। मतलब उसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अब नंद वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? उसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, धनानंद या फिर नागार्जुन? नागार्जुन वाली फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन वो नंद वंश से संबंधित नहीं था। कालाशोक भी नहीं था, ये दो थे। अब इन दोनों में से इसने तो महापद्म नंद ने तो की थी स्थापना, इसने उस नंद वंश की अस्थैसी कर दी, उस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को या फिर धनानंद को? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धनानंद को। अग्रमीज, जेंडरमीज, बदतमीज, किसको बोला? धनानंद को।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ईरानियों द्वारा। और किसके द्वारा? हक्कमनी वंश के राजाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण वह पहला यूनानी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? किसने? ऑप्शन है साइरस, नहीं ये तो है नहीं, डेरियस प्रथम, जेसिस प्रथम, डेरियस तृतीय, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डेरियस प्रथम ने 20वां प्रांत बनाया था। 20वां प्रांत किसने बनाया था? D1। और जिस टेबल पे अभी मैं बैठता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, जो कुर्सी जिस कुर्सी पे बैठता हूँ वो है D1 कहलाती है। तो मुझे तो ऐसे याद हो गया D1, यानी डेरियस प्रथम ने 20वां प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम जेलम, जेलम नदी का पहले क्या नाम था? वितस्ता। वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेसिस का युद्ध 326 में किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पहला ही ऑप्शन राइट है, अगले पढ़ना ही नहीं है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। 26 ईसा पूर्व, 26 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, 323 ईस्वी में। अब वो लड़के फंसेंगे जो मतलब जीके को मजाक समझते हैं, हिस्ट्री को मजाक समझते हैं। ईसा पूर्व भी दिया गया, ईसा भी दिया गया, कईयों को ये नहीं पता कि ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है। तो भाई साहब तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की किताबें जाके पढ़ो, कोई नहीं समझा सकता। तो मैंने सीधे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि 323 में तो वो मरा था। ठीक है, पहले आता 326, उसके बाद आता 323। एक में मरा था और एक में युद्ध किया था। अब 323 में मरा, इसका मतलब उससे पहले उसने युद्ध कर लिया था, वो आक्रमण कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है 326। इस टाइम तो उसकी मृत्यु हो गई थी, समझे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में है सूची, शासक दिए गए हैं, वंश दिए गए हैं। बिंबिसार किसका था? हर्यक वंश का था। कालाशोक किसका था? शिशुनाग वंश का था। महापद्म नंद किसका था? नंद वंश का था, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का अंत किसके उसका वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और बिंदुसार किसका हो गया? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1, सूची को मिलान करना, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। देखो इसमें मगध तो हो गया, पटना और गया के जिले हो गए, वत्स इलाहाबाद का इलाका, कौशल अवध, अवंती मालवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी अमित पाठशाला को तो जानते ही होंगे, यूट्यूब पे उनका चैनल है, वो आपको बहुत बार लाइक करने के लिए बोलते हैं। ये भीख मांगनी मुझे नहीं आती, छोड़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या फिर चंपा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गिरिव्रज या फिर राजगृह है। वो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजगृह की स्थापना किसने की थी? नीचे कमेंट करना है। और प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? वो नीचे कमेंट करना है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे भी वो चीजें याद होती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या फिर कनिष्क? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। तो उसी ने राजधानी बना दिया था। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो तो कहते थे पितृहंता, और दूसरी पार्टी वाले हैं जैन धर्म वाले, वो कहते थे पितृभक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या फिर सुक्त निकाय में?
16 महाजनपदों की सूची देखो। एक तो बौद्ध ग्रंथ है, उसके तो अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म है, उसके किस में? भगवती सूत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये हमने पढ़ा था। नंद, महापद्म नंद, ये थोड़ा महापद्म नंद है, ठीक है, देख लेना। धनानंद, शुक्ल या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, धनानंद। टोटल इसके 55 क्वेश्चन है। लास्ट तक देखना, नहीं तो यहीं से चले जाओ अगर आपको लग रहा है कि यार अभी पता नहीं कितने क्वेश्चन बचेगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, चौथी सदी में, छठी में, दूसरी में या फिर पहली में। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है, छठी सदी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वे एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें देखो चारों ही बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाकी यार अगर किसी ऑप्शन का मतलब किसी क्वेश्चन का गलत ऑप्शन बता देता हूँ ना, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो, ताकि किसी की यार गलती ना हो, किसी को गलत क्वेश्चन याद ना हो जाए। अगला है राजा और राज्य। कौन राजा था? प्रद्योग के बारे में मैंने कौन सी बात की थी? प्रद्योग। तो ये आपको यार नीचे कमेंट करना है, ये मैंने बात बताई थी, मुझे भी याद है। कहाँ का नरेश था, और इसे मतलब जीवक नाम का एक चिकित्सक इसके पास भेजा था, डॉक्टर भेजा था, किसने भेजा था? नीचे कमेंट करना है। तो देखो प्रद्योत ये तो था किसका? अवंती का नरेश, ठीक है। और इसके अलावा जैसे उदयन, ये है वत्स का। अगला है प्रश्नचित, ये था कौशल का। अजात शत्रु मगध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अब अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब अंग में, वंग क्या है यार, कलिंग में या फिर मगध में? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कलिंग में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, किसने? साइरस ने, कॉम्बिसिस ने, डेरिसिस ने या फिर जेरिसिस ने? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, डेरिसिस प्रथम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ये मैंने मतलब ऐसे कैसे याद किया था कि अजातशत्रु का सिर्फ एक ही दुश्मन था। कौन था? उसकी हमेशा दुश्मनी रही थी वैशाली से, वज्जी वंश। सिर्फ हमेशा अजातशत्रु का नाम याद होते मतलब दिखते ये याद होता कि यार वज्जी वंश से तो इसकी दुश्मनी थी, मतलब उसी के साथ सारे दिन लड़ता रहता था। यानी क्या? वज्जी संघ उसका पड़ोसी था, पड़ोसी से हमेशा लड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशल, एक ऐसा रथ जिसे गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था भाई? उसके पड़ोसी अजात शत्रु ने, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी वज्रवंश से। अगला, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी को पता है, महापद्म नंद ने तो बेचारे ने स्थापना की, धनानंद आया था बिगड़ेल औलाद, उसने उसका अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, 600 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार करना है। अजातशत्रु, वज्जीवालों से दुश्मनी थी, बिंदुसार, प्रश्नजित, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार एग्जामिनर का दिमाग ठणक जाता है तो वो पूछ लेता है। तो देखो बिंदुसार को छोड़ दो क्योंकि ये मौर्य काल से संबंधित था। अजातशत्रु और प्रश्नजित ये दो ही बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, छठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश, बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यही आपका पहला राइट आंसर है। बाकी अगले को पढ़ना ही नहीं है, आप पढ़ लो, आपके पास खूब टाइम पड़। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? यार कितनी बार बताया है, और यही क्वेश्चन मैंने पहले आपको पूछ लिया था, मैं खुद ही आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। अवंती नरेश, प्रद्योत,
ये क्वेश्चन मतलब मुझे इतना प्यारा लगता था ना, क्योंकि यह था कि इस एक लाइन में 100% हमारा एक नंबर पक्का, तो एक लाइन याद करने में क्या जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला है, किस शासक ने सम्राट के अंग का किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। अब देखो इसका मैंने कैसे याद किया था, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया था कि चंपा का जो अंग है, यानी मतलब अंग की राजधानी जो चंपा है वहां पे कब्जा कर लिया था। चंपा पे कब्जा कर लिया मतलब उसका अंग है वो किसका हो गया, बिंबिसार का। अब अजातशत्रु को ये बात कठिन है कि यार एक पड़ोसी है क्या, वज्जी संघ। वज्जी संघ है उसका पड़ोसी है, अब उसकी हत्या कैसे करनी है ताकि उसका भी मुझ में विलय हो जाए। पिताजी क्या, बिंबिसार ने तो अपने चंपा का अंग अपने अंदर विलय कर लिया। अब बारी है वज्जी वालों की, उनसे हमेशा दुश्मनी रहती थी। सीधे एग्जाम में इसी तरह के आपके क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इसमें देखो अयंती, अवंती और वत्स, ये दो आपको याद रखना है। इन दोनों का विलय किया था, इन दोनों का विलय नहीं किया था, सिर्फ काशी का। किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अरे यार क्या इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था। काशी का नहीं किया था, अवंती और वत्स का किया था। अगला है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। तो 38 नाम का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अजातशत्रु। क्योंकि वो वज्जी वालों से लड़ते लड़ते काशी और लिच्छवी पर उनका विलय कर लिया था, क्योंकि बिंबिसार ने किसका किया था, चंपा के अंग का विलय कर लिया था भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहदत्त ने की थी, ये तो सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्व सत्रांतंग यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला व इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिव्रज एवं राजगिरा, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम में इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के दौरान उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंद, मौर्य, शुंग या फिर कण्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नंद वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। गांधार, कंबोज, काशी या फिर मगध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मगध। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, अब इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभावों के रूप में जाना जाता है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की सत्रह प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। चारों राइट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अरे यार बीच में पता नहीं पीडीएफ कहाँ उड़ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सही है। चौथा गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या फिर मगध। 44 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मगध, क्योंकि वहां राजतंत्रात्मक शासन था। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। महापद्म नंद, धनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, महापद्म नंद, जिसे उग्रसेन कहा जाता था। क्यों, क्योंकि उसके पास एक भयानक सेना थी
और उसने किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस प्रथम ने 1516 बीसी में बीसी गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां संतृप्ति प्रांत बनाया। किसको बनाया? सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? अब वो 20वां प्रांत बनाया था, वो कौन सा था, वो नीचे कमेंट करना है। ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर रिपीट हुआ था, कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में आने लायक है भी नहीं, बाकी जिसको पढ़ना है ज्यादा कुचड़ है तो एक 360 याद रख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कौन कौन आए थे वो देख लेते हैं। नियाकर्स, एनाक्सिक्लेटिस, एरिस्टोबुलस, ये तीनों आए थे। हेरोडोटस नहीं आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 49, माप जनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन, शेठ, जेठुक, ग्राम, भोजक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ क्या था? धनी, किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो 50 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, धनी किसान जिसे गृहपति कहा जाता था। अगला वही मिलान वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने लायक है नहीं। बाकी इसका आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सामने वाले इसके राइट है, ये आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में आने लायक तो है नहीं ये। अगला क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण से अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? कौन था? अजातशत्रु, जिसने अपने बाप को मारा था। फिर उदय ने अपने ही बाप को मार दिया, याद आया होगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 53, और नागदशक क्या था, नीचे कमेंट करना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। अगला है हमारे महाजनपद, उनकी राजधानी आपको याद करनी है। कौशल, जैसे याद है ना, कौशल की तो है श्रावस्ती और साकेत, ठीक है। वत्स की मुझे याद है कौशाम्बी, और इसके बाद कुरु की है इंद्रप्रस्थ, पांचाल है अहिछत्रपुर। तो 4, 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बाकी पढ़ने ही क्यों है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? गिरिव्रत तो रहा है, राजगृह रहा है, पटलिपुत्र रहा है, तो पीछे बचा कौन? कौशाम्बी, तो ये नहीं रहा है। तो दोस्तों आज की राम कहानी यहीं पे खत्म। आपके पूरे 38 मिनट मैंने खराब किए, उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।